अब हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी एक समतल दर्पण को आपतन बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के परिता थीटा कोण से अगर घुमा दिया जाए तो जो हमारी परावर्तित किरण है वो कितने कोण से घूम जाती है। तो ये रहा हमारा एक समतल दर्पण, ये रहा उसके किसी भी एक बिंदु पर अभिलंब और इसी बिंदु को हम आपतन बिंदु मानने वाले हैं, तभी हमने पहले से इस पर एक लंब डाल रखा है। और ये एक प्रकाश स्रोत है जिससे एक प्रकाश किरण आकर के इस बिंदु पर टकराती है जिसे हम कहेंगे आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण, जिसे हम आई से निरूपित करते हैं। और परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये जो किरण है एंगल आई बराबर एंगल आर के, ये वाला नियम फॉलो करते हुए इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी। इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। अब मान लीजिए कि समतल दर्पण को इसी आपतन बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के परिता थीटा अंश के कोण से घुमा दिया जाता है कुछ इस तरह से। इसको घुमाया कुछ इस तरह से जाता है कि अब ये जो नई दिशा है वो प्रारंभिक दिशा से घड़ी के घूमने की दिशा में थीटा कोण बना रही है। तो दर्पण के घूमने से होगा ये कि ये जो हमारा अभिलंब है जो पहले दर्पण के लंबवत था वो अभी भी लंबवत ही रहने वाला है। तो दर्पण के घूमने की वजह से ये जो हमारा अभिलंब है वो भी समान कोण से घड़ी के घूमने की दिशा में घूम जाएगा। मतलब ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा। ये है हमारा अब अभिलंब। और अभिलंब और आपतित प्रकाश की जो किरण है, जो हमारी आपतित किरण होती है, उसके बीच का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, जो कितना आ रहा है अब आई प्लस थीटा। और इसके हिसाब से अब जो परावर्तन कोण है वो भी कितना होना चाहिए, I इज इक्वल्स टू आर के नियम का पालन करते हुए I प्लस थीटा। इस दिशा में जाएगी हमारी परावर्तित किरण। तो हमें यह पता करना है कि ये जो परावर्तित किरण है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने कोण से घूमी है। तो इस बात को आप इस तरह से समझे कि इन दोनों ही स्थितियों में जो हमारी आपतित किरण है वो तो एक ही है। तो पहले जो आपतित किरण और परावर्तित किरण थी उन दोनों के बीच का कोण था I प्लस आई मतलब 2I। और इस बार अगर आप आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण देखोगे तो आपतित किरण से लेकर के अभिलंब तक का I प्लस थीटा, और ये भी कितना होगा I प्लस थीटा। तो टोटल कितना आ जाएगा 2I प्लस 2 थीटा, और पहले कितना था 2I। तो ये वाला जो कोण है 2I प्लस 2 थीटा, इसमें से अगर आप ये 2I कोण माइनस कर दोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि नई परावर्तित किरण और प्रारंभिक परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या है। तो आप देखोगे 2I से 2I कट हो जाएगा। तो नई जो परावर्तित किरण है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने कोण से घूम चुकी है, 2 थीटा कोण से। तो यहां से रिजल्ट ये निकलता है स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी दर्पण को उसके आपतन बिंदु के परिता घुमा दिया जाए थीटा कोण से, तो ये जो परावर्तित किरण है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से दुगने कोण से घूम जाती है। आपने अगर थीटा से घुमाया है तो 2 थीटा कोण से घूम जाएगी, लेकिन घूमेगी उसी दिशा में जिस दिशा में आपने दर्पण को घुमाया है। अगर आपने दर्पण को घुमाया है घड़ी के घूमने की दिशा में तो ये जो परावर्तित किरण है वो भी घूमेगी घड़ी के घूमने की दिशा में। अगर आपने इस दर्पण को घुमा दिया होता घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत तो ये परावर्तित किरण भी घूम जाती घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। तो समतल दर्पण से जो परावर्तन है उस पर आधारित जो पहला प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली से जुड़े समतल दर्पण पर लंबवत आपतित जो प्रकाश है वो दर्पण से टकराकर पुनः अपना पाथ अनुरेखित करता है। मतलब ये मान लीजिए आप कि ये है वो समतल दर्पण जो यहाँ पर दिखाया गया है M से, और ये चित्र क्वेश्चन के साथ दे रखा है। और ये है हमारा आपतित प्रकाश जो इस दर्पण के लंबवत आपतित होता है, और जिस बिंदु पर यह आपतित हो रहा है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपको पता होगा कि आपतन बिंदु पर सबसे पहले हमें अभिलंब डालना होता है, और वो कैसे डाला जाता है कि उस बिंदु पर हमें एक लंब डालना है। तो ये जो अभिलंब है और आपतित किरण है इन दोनों के बीच का कोण क्या आ रहा है, 0, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0। इसी वजह से ये जो प्रकाश है वो पुनः अपने उसी पाथ को अनुरेखित करता है जिससे वो आ रहा था। अब होता यह है कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली में प्रवाहित हुई धारा दर्पण में 3.5 डिग्री का परिक्षेपण उत्पन्न करती है। तो दर्पण के सामने 1.5 मीटर की दूरी पर ये जो पर्दा लगा हुआ है जिसे हम इंग्लिश में स्क्रीन भी कहते हैं, और यहां पर उसे हमने ऐसे निरूपित कर रखा है, उस पर्दे पर परावर्ती चिन्ह में कितना विस्थापन होगा। तो गैल्वेनोमीटर में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तो ये जो हमारा दर्पण है वो घड़ी के घूमने की दिशा में 3.5 अंश के कोण से घूम जाता है। और मैंने आपको ये बात समझा रखी है कि जितने कोण से ये हमारा दर्पण घूमता है उसके दोगुने कोण से परावर्तित किरण घूमती है उसी दिशा में जिस दिशा में दर्पण घूम रहा है। तो अभी तो ये किरण टकरा करके वापस उसी पाथ पर लौट रही थी, लेकिन आपतित प्रकाश को ऐसे ही रखते हुए जो हमारी परावर्तित किरण है वो दोगुने कोण से, मतलब 3.5 का दोगुना हो जाएगा 7 अंश। तो इस 7 अंश के कोण से ये जो परावर्तित किरण है जिस दिशा में दर्पण घुमाए घड़ी के घूमने की दिशा में उसी दिशा में घूम जाएगी। तो अब ये जो परावर्तन के बाद पर्दे पर चिन्ह बनेगा, परावर्ती चिन्ह, वो कहीं यहां पर होगा। हमें ये पता करना है कि वो अपनी प्रारंभिक दिशा से कितनी दूरी पर अब मिल रहा है पर्दे पर। तो देखो ये वाला कोण तो है हमारा 90 अंश, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और ये जो कोण है कोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। तो हमें लंब पता करना है, जबकि आधार हमें बता दिया गया है कि यह है 1.5 मीटर। तो हम लगाएंगे tan थीटा, और tan थीटा होता किसके बराबर है, लंब बटे आधार के। तो यहां से आप ये देखोगे कि tan 7 डिग्री x बटे 1.5 के बराबर होगा। यहां पर x वो दूरी है जितनी दूरी से परावर्ती चिन्ह पर्दे पर ऊपर की तरफ खिसक चुका है, और ये 1.5 क्या है, दर्पण से इस पर्दे की दूरी। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब tan थीटा में थीटा का मान 10 डिग्री से कम होता है तो tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। बस जब आप थीटा लिखो तो थीटा को डिग्री में ना डाल करके रेडियन में डालना, क्योंकि कोण का जो SI मात्रक है वो रेडियन होता है। उसे पहले हम रेडियन में परिवर्तित कर लेते हैं पाई बटे 180 से गुणा करके। ये बराबर होगा x बटे 1.5 के। अब देखिए x का मान निकालने के लिए ये जो बटे में 1.5 है उसे जब मैं बाईं तरफ लेकर जाऊंगा तो वो गुणनफल में चला जाएगा, और ये जो 1.5 है उससे 180 कट हो जाएगा 120 बार, और ये जो हमारा पाई है उसको मैं 22/7 लिख सकता हूं। तो 7 से आप क्या देखोगे, 7 कट हो जाएगा, तो x का मान इस बार आ जाएगा 22/120। इस 10 को आप ऊपर लेकर जाओगे तो बनेगा 10 की घात -1, और फिर हमें 22 को केवल 12 से विभाजित करना है, जो इस 10 की घात -1 के आगे गुणा में आ जाएगा। 2 से देखो ये 11/6 आ जाएगा, और 11 में जब आप 6 का विभाजन करोगे तो 6 से 11 एक बार तो कट हो ही जाएगा, बचेगा 5, दशमलव लगाने के बाद आ जाएगा 6 8 48। तो 1.8 गुणा 10 की घात -1 मीटर, ये वो दूरी है जिससे ये परावर्ती चिन्ह ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और आप इस x के मान को ऐसे भी लिख सकते हो 18 गुणा 10 की घात -2 मीटर। इसको मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जो 10 की घात -2 मीटर है उसे हम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर। ये वो दूरी है जिससे ये परावर्ती चिन्ह इस पर्दे पर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।